टॉर्क का रिक्वायरमेंट था, और टॉर्क को हम लोग डिफाइन किए थे पोजीशन वेक्टर जिस एक्सिस के अबाउट हमें रोटेट करना है। मान लो यहाँ पर फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, तो ये पोजीशन वेक्टर था, पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स। हमने ऐसा डिफाइन किया था टॉर्क को। एफ क्रॉस आर मत लिखना, क्योंकि टॉर्क का डायरेक्शन भी होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो हमारे पास हमने टॉर्क ये डिफाइन किया था, और बोला था कि अगर टॉर्क होगा तब भी कोई भी चीज, मतलब अगर रेस्ट पे है तो वो रोटेट करेगा पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। तो जैसे मान लो ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन था, तो हमने इसके अबाउट टॉर्क देखा था, ये कितना है। राइट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं था। और नॉर्मल जैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते थे वैसे ही हम लोग आर क्रॉस एफ क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाले भी थे, है ना? यस सर। तो आज हम तो आज हम लोग इसका एप्लीकेशन करते हैं। हेडिंग दो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, या फिर इक्विलिब्रियम जस्ट। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, न्यूटन्स लॉ में हम लोग इक्विलिब्रियम की बात किए थे, तो उस टाइम हम लोग क्या बोले थे? जब मैकेनिक लॉज ऑफ मोशन में जब बात किए थे इक्विलिब्रियम का, तब हम लोग क्या बोले थे? इक्विलिब्रियम मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एफ नेट जीरो, एक्सेलरेशन, उसके बाद एक्सेलरेशन जीरो, पहला एफ नेट जीरो। तो जब हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का बात करते हैं, तो हम लोग का नेट फोर्स तो जीरो होना ही चाहिए, साथ साथ नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? ऑब्जेक्ट रोटेट कर जाएगा। जैसे मान लो ये वाला केस, ये डिस्क है, इस पर मैं एक फोर्स इधर लगा रहा हूँ, एक फोर्स इधर लगा रहा हूँ, नेट फोर्स क्या है? जीरो। बट क्या ये रुका रहेगा, स्टेशनरी रहेगा? नो सर। तो ये घूमेगा। तो हम लोग को इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। अब नेट टॉर्क किसके अबाउट? टॉर्क तुम लोग किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट बात करते हैं, तो टॉर्क नेट अबाउट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो रैंडम सा, उसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। अबाउट एनी एक्सिस, सारे एक्सिस के अबाउट जीरो होना चाहिए, नहीं तो उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट क्या होगा? घूम जाएगा। ठीक है। अब जब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बात करेंगे हम लोग वापस से, जैसे लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किए थे ना। लॉज ऑफ मोशन में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में सबसे पहला स्टेप क्या होता था हम लोग का? सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई द सिस्टम। आइडेंटिफाई द सिस्टम, उसके बाद एफबीटी। तो यहाँ पर भी अपना वही होगा, आइडेंटिफाई द सिस्टम की क्या सिचुएशन है, और फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग एफबीटी बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ऐसा सिचुएशन है, एक रॉड है, ये दो धागे से ऐसे हम लोग ऊपर ऐसे लटका दिए हैं। इस रॉड का मास m है और दोनों थ्रेड मासलेस है। जो ऊपर दोनों थ्रेड है वो मासलेस है। इसका रॉड का लेंथ है l। एक थ्रेड जो है वो सेंटर से l/2 डिस्टेंस पे है, और एक सेंटर से l/4 डिस्टेंस पे है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स। फाइंड द टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग। कैसे प्रोसीड करेंगे? सोचो एक बार। हम लोग दोनों में T1 लेंगे क्या, कि दोनों में टेंशन T1 है, या अलग अलग लेंगे? नो सर। हो सकता है अलग अलग हो, तो T1 T2 लेंगे। सर T1 में L/2 इंटू M होगा। नहीं, सबसे पहले इक्वेशन सब बनाओ। सबसे पहला इक्वेशन क्या लिखोगे?
FBD बनाओ सबसे पहले, FBD में क्या क्या T1 आएगा? plus T2 is equal to mg. हाँ, यहाँ पे T1 लग रहा है, यहाँ पे T2 लग रहा है, और नीचे की ओर mg लग रहा है। तो पहला इक्वेशन मेरा क्या बनेगा? T1 plus T2 इक्वल टू mg, राइट? ये हो गया हम लोग का फोर्स बैलेंस। और क्या इक्वेशन आएगा? और सोचो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखो, किसी भी पॉइंट के अबाउट, मतलब तुम इसके अबाउट भी लिख सकते हो, 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 किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हो। तो देखो जिसमें तुम्हारा सबसे अच्छा लगे, सबसे आसान लगे, उसके अबाउट लिख दो। नहीं यार, हर पार्ट का मास नहीं निकालेंगे। तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट, जैसे मान लो मैं हर पॉइंट के अबाउट लिख के दिखाता हूँ। जैसे मान लो इस पॉइंट के अबाउट तुम देख रहे हो, ठीक है? तो इस पॉइंट के अबाउट T1 के लिए टॉर्क क्या होगा? वो रेड वाले क्रॉस के अबाउट T1 के लिए टॉर्क क्या होगा? R क्रॉस T1 0 हो जाएगा ना? तो ये हम लोग का एक्सिस है, ये हम लोग का एक्सिस है। तो यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर है मेरा, टॉर्क इज R क्रॉस F, अगर मैं ये एक्सिस पे ही फोर्स लगाऊं तो R तो 0 हो गया, है ना? तो R 0 हो गया तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा, राइट? या हाँ या नहीं? Yes. तो T1 के कारण टॉर्क 0 हो गया। mg के कारण बताओ कितना आएगा? ये डिस्टेंस कितना है? L/2। तो mg के कारण होगा टॉर्क L/2 इंटू mg, और ये मेरा पोजीशन वेक्टर होगा। तो R क्रॉस mg करो तो ये इनटू द प्लेन है, और T2 के कारण ये डिस्टेंस कितना होगा मेरा? L/2 प्लस L/4, दैट इज 3L/4। तो एक टॉर्क है 3L/4 इंटू T2, और ये जो है आउट ऑफ द प्लेन है। तो अगर मैं इनटू द प्लेन को माइनस लिखूं और आउट ऑफ द प्लेन को प्लस लिखूं, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए क्या? Yes, sir. तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग का T2 निकल जाएगा, और जैसे ही T2 निकला ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? T1 फोर्स बैलेंस, ओके मोहित, टॉर्क बैलेंस। देखो मैंने क्या किया, मैंने कोई भी एक एक्सिस ले लिया मोहित, कोई भी एक एक्सिस। तो अभी मैंने ये वाला एक्सिस लिया, मैं उसके बाद बाकी सारे एक्सिस लेके भी दिखा दूंगा कि सेम आंसर आएगा। अभी मैंने ये वाला एक्सिस लिया यहाँ पे, ये जो अंदर की ओर जा रहा है इनटू द प्लेन। तो T1 फोर्स इसी एक्सिस पे लग रहा है। तो अगर एक्सिस पे ही फोर्स लग रहा है तो हम लोग R वेक्टर देखो कैसे डिफाइन किए थे, जहां पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस। लेकिन अगर फोर्स यही लग रहा है, एक्सिस पे ही लग रहा है, तो R वेक्टर 0 हो जाएगा क्या? Yes, sir. ठीक है, तो मेरा T1 का तो टॉर्क 0 हो गया। mg का देखो, mg नीचे है तो R वेक्टर ये है, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो टॉर्क क्या होगा? R क्रॉस F, तो L/2 इंटू mg। और राइट हैंड से फोल्ड करके देखो, इस R वेक्टर की डायरेक्शन में हाथ रखो और mg की डायरेक्शन में फोल्ड करो, इधर हाथ रखो राइट हैंड, और इधर की ओर फोल्ड करो। देखो थंब किधर आ रहा है? इनटू द प्लेन आया। यस सर। तो इसलिए मैंने इनटू द प्लेन को माइनस मान लिया। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग माइनस ही मानेंगे, तुम प्लस मान सकते हो इनटू द प्लेन, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने माइनस L/2 इंटू mg लिखा। और T2 वाला देखो, तो T2 वाला यहाँ से कितना डिस्टेंस है?
L/2 plus L/4 that is 3L/4 और इसका जो टॉर्क आएगा वो ऊपर की ओर आएगा तो उसको मैंने प्लस लिखा प्लस 3L/4 इंटू T2 इन दोनों का इसका सम क्या होना चाहिए 0 सर हाँ सर वो आपने बोला ना कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 मतलब क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, वो कैसे हुआ? T1 वाला T1 हाँ वाले सर, के वो लिए मैंने कैसे बोला हुआ? हाँ देखो अगर तुम्हारा मान लो ये R वेक्टर 0 हुआ अगर तो क्या टॉर्क 0 होगा हाँ हाँ तो देखो अगर तुम एक्सिस पे ही फोर्स लगाओगे तो R वेक्टर 0 होगा अगर तुम जिस एक्सिस पे रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हो अगर तुम उसी पे फोर्स लगाओगे तो R वेक्टर 0 हो जाएगा ना हाँ हाँ यस सर। तो R 0 हो गया तो टॉर्क 0 हो गया तो इसलिए मैंने T1 वाला टॉर्क नहीं लिखा ओके यस सर। ठीक है इसको सॉल्व करो क्या आ रहा है निरंजन किसका बताए हो ठीक है हाँ हो गया सबका Yes, sir. ठीक है T1 क्या आया T1 आया होगा mg/3 और T2 आया होगा 2mg/3 Yes, sir. ठीक है सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करो तो L L कैंसिल आउट हो गया और T2 इक्वल टू 2mg/3 आ जाएगा ये आ जाएगा 2mg/3 और T1 आ गया होगा mg/3 अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे टॉर्क बैलेंस उस लास्ट वाले पॉइंट के अबाउट लिखा है सोहम अनम्यूट कर सकते हो क्या यस सर। हाँ सोहम तुम बताओ मुझे टॉर्क इक्वेशन अगर मैं यहाँ पर देखो यहाँ पे T1 लग रहा था यहाँ पे T2 लग रहा था यहाँ पे mg लग रहा था ये डिस्टेंस था L/4 और ये डिस्टेंस था 2L/2 तो अगर मैं इसके अबाउट टॉर्क लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा टॉर्क इज R क्रॉस F तो mg वाला टॉर्क क्या आएगा नेगेटिव हाँ सर एक बाजू से नेगेटिव लेंगे मतलब T1 से नेगेटिव और T2 से पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे। ठीक है तो बता दो क्या आएगा T1 इंटू या फिर पूरा बताओ क्या मतलब T1 वाला इंटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन T2 वाला इंटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन और क्या मतलब L/2 क्रॉस T1 या L/4 क्रॉस T1 कैसे आएगा ये वाला एक्सेस है चलो कोई भी राज समीक्षा
कोई भी एक। आर्यन, दोनों आर्यन में से कोई भी। ओके, देखो देखो सिंपल सा है हमारा काम। ये वाला फिर से मैं बता रहा हूँ, उसके बाद वाला तुमसे पूछूंगा। ठीक है निरंजन, तो यहाँ पर तुम बैठ गया, तो अगर तुम वहां पर उस एक्सिस का बात कर रहे हो, तो mg करंट और क्या होगा? mg का टॉर्क 0 होगा क्या? mg उसी एक्सिस से पास कर रहा है, ठीक है निरंजन, mg का टॉर्क 0 हुआ। अगर हम लोग t1 का बात कर रहे हैं, तो t1 यहाँ से कितना दूर है? l/2, और एंगल 90 डिग्री है, तो l/2 इंटू t1, और ये किधर है? इनटू द प्लेन, मैं इसको माइनस लिख दिया। और अगर मैं इसका बात करूं, तो ये l/4 डिस्टेंस पे है, तो और ये इसका डायरेक्शन क्या है? आउट ऑफ द प्लेन, तो आउट ऑफ द प्लेन को मैं लेट से पॉजिटिव मान रहा हूं, तो l/4 इंटू t2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा -2t1 प्लस t2 इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। सर सेम ही आएगा पिछले बार। हाँ, t2 इज इक्वल टू 2t1। और हमारे पास एक और इक्वेशन क्या था? t1 प्लस t2 इक्वल टू mg। t2 को 2t1 लिख दो, तो 3t1 इक्वल टू mg, और दिस इंप्लाइज t1 इक्वल टू mg अपॉन 3। और t1 mg अपॉन 3 आया, तो t2 क्या आ जाएगा? 2mg/3। तो मतलब एक क्वेश्चन का आंसर एक ही आएगा ना, तुम कैसे भी अप्रोच करो, तो आंसर तो सेम ही आना चाहिए ना, आंसर चेंज नहीं करेगा ना। अब तुम लोग का काम क्या है? इस पॉइंट के अबाउट बैठ के टॉर्क लिखो, क्या आ रहा है ग्रीन वाले के अबाउट। उसके अबाउट टॉर्क लिख के देखो कि क्या आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, सेम। ओके। और लास्ट में इस पॉइंट के अबाउट देखो, लास्ट वाले पॉइंट के अबाउट, क्या यहाँ पे भी सेम आ रहा है? सर हाँ, सर लास्ट वाले के लिए आर वेक्टर कहाँ से लेंगे? t1 से लेंगे या t2 से लेंगे? जिस पॉइंट को तुम माने हो ना, वहां से आर वेक्टर हम लोग लिखेंगे। जैसे ऐसा है ना, ये है, यहाँ पे t1, यहाँ पे क्या था? t2 था ना। हाँ, हाँ तो यहाँ पे t2 लग रहा है, यहाँ t1 लग रहा है, और mg लग रहा है। इस बार mg भी रोल में आएगा, और हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ से देखो, ओके आर्यन, यहाँ से देखो क्या 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 डिस्टेंस है, और डायरेक्शन के साथ। आर्यन देखो मैंने क्या किया, जब मैं इस एक्सिस के अबाउट बात कर रहा हूँ, जब मैं इस ब्लू वाले एक्सिस के अबाउट बात कर रहा हूँ, तो mg वाला टॉर्क तो 0 हो गया, ठीक है। तो मैं उस ब्लू वाले एक्सिस के अबाउट टॉर्क बैलेंस किया, तो t1 के लिए टॉर्क क्या आएगा? ये डिस्टेंस है l/2,
तो L/2 इंटू T1 R क्रॉस F, और ये किधर है, इनटू द प्लेन, तो मैंने माइनस लिख दिया। सिमिलरली T2 के लिए देखो, तो T2 के लिए ये डिस्टेंस कितना है, L/4, तो मैंने L/4 इंटू T2 लिखा, और क्योंकि वो आउट ऑफ द प्लेन है मैंने इसको पॉजिटिव डाला। अब इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है आर्यन, एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, और -2T1 + T2 = 0 आ जाएगा। ओके, लास्ट वाले पॉइंट के अबाउट मानसी, दृष्टि, मोहित, कौस्तव, कोई भी अनम्यूट करो। यस सर। हाँ, लास्ट वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस बता दो क्या आएगा। सर वही है, नहीं, इक्वेशन बताओ क्या आएगा, पूरा सॉल्व नहीं करना, इक्वेशन। T1 into L L/4 इंटू T2 L/4 इंटू T2 प्लस या माइनस, प्लस प्लस, ठीक है, ओके, उसके बाद mg और L/2 हाँ ये प्लस या माइनस, माइनस माइनस, ओके, और T1 और L T1 और L वो प्लस या माइनस, प्लस प्लस और इक्वल टू 0, ठीक है। सर और ये एक नहीं बार- समझा। ये नहीं समझा, प्लस माइनस नहीं समझा, या पूरा इक्वेशन ही नहीं समझा? नहीं सर, पूरा ही नहीं समझा, ये लास्ट वाला कैसे निकालना। ओके ठीक है, मैं ये ब्लू वाले एक्सिस पे बैठा हूँ, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना था, अगर ये L/4 है, ये L/2 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, L/4 होगा क्या? हाँ ठीक है, तो जब T2 के लिए देखा तो L/4 इंटू T2, L/4 डिस्टेंस पे है तो R वेक्टर हो गया L/4, ये हो गया मेरा R वेक्टर जब T2 के लिए देख रहे हैं तो R वेक्टर इंटू T2 मतलब L/4 इंटू T2, और ये इंटू द प्लेन है, मोहित ने इंटू द प्लेन को निगेटिव माना है, इंटू द प्लेन को पॉजिटिव माना है इसने, तो L/4 इंटू T2 और वो पॉजिटिव में ले लिया प्लस, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब नेक्स्ट आओ mg पे, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, L/2, तो mg वाला L/2, ये मेरा R वेक्टर हो गया L/2 इंटू mg, ये देखो कहाँ आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, हाँ तो आउट ऑफ द प्लेन अगर इंटू द प्लेन को पॉजिटिव माने हैं तो आउट ऑफ द प्लेन क्या होगा, निगेटिव। नेगेटिव, तो मैंने उसने माइनस साइन डाला, माइनस mg इंटू L/2, अच्छा हाँ सर, अभी ठीक है, समझ में होगा। और फिर T1 वाला भी वैसे ही, इसको भी तुम सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये बनेगा, दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, T1 + T2 = mg, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोग एक इक्वेशन फोर्स से लिख रहे हैं, एक इक्वेशन टॉर्क से लिख रहे हैं, तो फोर्स बैलेंस वाले भी इक्वेशन लिखना है, टॉर्क वाले भी इक्वेशन लिखना है, और दोनों को सॉल्व कर देना है। ओके, अब देखो हमने बहुत सारे पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा, हमने इसके अबाउट टॉर्क लिख के देखा, लास्ट वाले पॉइंट के अबाउट, मिड पॉइंट के अबाउट भी देखा, और एंड पॉइंट के अबाउट भी देखा, तो सारे से आंसर सेम आ रहा है, राइट? यस सर। तो हम लोग का काम क्या होता है, हम लोग एक ऐसा एक्सिस चुनते हैं जिसके अबाउट हमारा सिंप्लीफाई करना आसान होगा, जैसे ये वाला एक्सिस जो अभी वाला तुम लोग स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसमें 3 टर्म आया है, लेकिन अगर वही तुम ये वाला इक्वेशन देखो, ये वाला, तो इसमें बस 2 टर्म है, और इसमें तो डायरेक्टली T2 आ गया, इस वाले एंड में डायरेक्टली T2 का वैल्यू मिल गया। तो हम लोग का काम क्या होगा कि वैसा एक्सिस सेलेक्ट करना जिससे हमारा काम, ये सारे आ रहा हमारा, वैसा एक्सिस हमें सेलेक्ट करना जिससे हमारा काम आसान हो, हमारा इक्वेशन डायरेक्टली आए। ओके, सेकंड आर्यन का डाउट है कि एक्सिस क्या होता है। आर्यन, एक्सिस इज, जैसे वो गेट है ना, गेट को तुमने यहाँ हिंज कर दिया, अब गेट इसी एक्सिस के अबाउट घूम सकता है ना, तो उसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं।
ओके आर्यन, हाँ। अब हमारा काम होता है कि एक्स मतलब अपने क्वेश्चन में काम होगा कि अपना एक्सिस सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग किसी भी पॉइंट के वो टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं। तो हम लोग एक्सिस कैसे सेलेक्ट करते हैं? हाउ टू सेलेक्ट एक्सिस, कौन सा एक्सिस मुझे कैसे सेलेक्ट करना है, मतलब कौन सा एक्सिस मुझे सेलेक्ट करना है टॉर्क बैलेंस के लिए। तो सेलेक्ट दैट एक्सिस फॉर टॉर्क बैलेंस from which maximum force is passing, maximum number of force, maximum number of force is passing or appear to passing, or appear to pass। जैसे मान लो ये है, इस पॉइंट पे मैं इधर भी फोर्स लगाया F1, F2, यहाँ पर फोर्स लगाया F3, यहाँ पे फोर्स लगाया F4। तो अगर हमसे पूछे कि कौन से एक्सिस के वो टॉर्क बैलेंस करें, हम लोग ये वाला एक्सिस लेंगे, क्योंकि यहाँ से दो फोर्स पास कर रहा है। हमारे F1 और F2 दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा? एक साथ 0 हो जाएगा। और एक और कंडीशन है कि अगर मान लो किसी एक्सिस के अबाउट मुझे फोर्स, मतलब कोई एक फोर्स मुझे पता ही नहीं है कि कितना फोर्स लग रहा है, तो हम लोग वैसा एक्सिस लेंगे जो उस फोर्स के थ्रू पास करेगा। जैसे मान लो हिंज, जैसे हम लोग हिंज कर रखे हैं, तो हिंज कितना फोर्स लगाएगा ये हमें नहीं पता है ना। तो अगर हमें हिंज का फोर्स नहीं पता है तो हम लोग वो एक्सिस चुनेंगे जहां से वो फोर्स पास कर रहा है, हिंज वाला। इफ a certain force, if a force is unknown, if a force is unknown, we should always select an axis such that torque of that force becomes 0, torque of unknown force becomes 0, unknown force becomes 0। इसका मैं केस करवाऊंगा। सर हाँ, सर उसे छोड़ के कोई दूसरा ले तो कुछ रॉन्ग होगा? कुछ रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पास एक वेरिएबल कम हो जाएगा ना, यस सर। तो अपना काम आसान होगा। नहीं तो तुम उस फोर्स को किधर मानोगे, वो उसका दिक्कत होगा फिर। मतलब जैसे हर बार हमें पता नहीं होता कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। लेट्स से डायरेक्शन भी नहीं है और मैग्नीट्यूड भी नहीं है, तो तुम क्या कर पाओगे, किधर एज्यूम करोगे? काफी प्रॉब्लम होगा। यस इसलिए सर। हम लोग उस पे ही मान लेते हैं ताकि हमारा 0 ही हो जाए। 0 हो तो किसी भी डायरेक्शन में मुझे फर्क नहीं पड़ता है, हम बाद में देखेंगे। ठीक है, यस सर। ओके, क्वेश्चन करो। अगेन अभी बस हम लोग को किस पे फोकस करना है कि हम लोग को इक्वेशन कैसे लिखना है, बाकी मतलब टॉर्क इक्वेशन। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन, ये एक बार है, कैपिटल एम, लेंथ एल, इसका सेंटर है। यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है ऑफ मास स्मॉल एम at a distance L/4 from the center. Find the tension in the two string. In the two string.
सबसे पहला काम FBD हमेशा। सर हाँ, सर इसमें वो एक्सेस हम मिडल में लेंगे ना? कहीं भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे एक ही जैसा इक्वेशन बनेगा। रंजन, कौन से पॉइंट के अबाउट लिखे हो? L/4 into small m जैसे सेंटर के अबाउट लिखे हो। L/2 into T2 minus L/2 into T1। ठीक है, तो सबसे पहले FBD बनाओ, आदमी का FBD बनाओ। आदमी पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? नॉर्मल और mg। mg और नॉर्मल, और आदमी क्योंकि स्टेबल है तो नॉर्मल कितना हो जाएगा? स्मॉल mg के बराबर। mg। हाँ, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल n, सॉरी स्मॉल नॉर्मल विल बी इक्वल टू स्मॉल mg। अब फिर इस प्लैंक का FBD बनाओ, तो प्लैंक पर एक यहाँ पर लेट्स से T1 T2 और क्या क्या फोर्स लग रहा है प्लैंक पे? उसका mg नीचे और इसका n mg, इसका mg नीचे और n किधर? नीचे। n भी नीचे। ओके, तो बस एक इक्वेशन क्या बनेगा? T1 प्लस T2 इक्वल टू स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg। नॉर्मल का वैल्यू हम लोग का स्मॉल mg पता है। जब फोर्स बैलेंस करेंगे तो हमारे पास आएगा T1 प्लस T2 इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, फोर्स बैलेंस। ऊपर की ओर फोर्स है T1 प्लस T2 और नीचे की ओर फोर्स क्या है? कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg। तो ये अपना पहला इक्वेशन बना। सिंपल सा है सबके लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। नो सर। अच्छा, अब किस पॉइंट के अबाउट हम लोग लिखे हैं टॉर्क? सर मिडल बीच में। मिडिल लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, ये चारों लिख सकते हो। सेम काम, सेम मेहनत पड़ेगा। सर T1 या T2 पे लेंगे। हाँ, यहाँ पे भी लिख T1 या T2 पे लोगे तो तुम्हारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा आसान होगा। इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं, ये कोई भी पॉइंट ले सकते हैं एट ए डिस्टेंस x एज्यूम करके, कोई भी सब ले मिडल सकते में हैं। एक लो ना। मिडिल में भी ले सकते हो। पिछले बार कॉर्नर पे लिया था। ठीक है, चलो मिडिल पे ले लेते हैं। तो अगर हम लोग ये मिडिल वाला पॉइंट लें तो T1 के लिए क्या होगा? ये डिस्टेंस है L/2, तो L/2 क्रॉस T1 और इनटू द प्लेन है, तो लेट्स से इनटू द प्लेन को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ। टॉर्क बैलेंस, तो L/2 इंटू T1 विथ अ माइनस साइन। mg के लिए तो 0 हो जाएगा। स्मॉल n के लिए ये डिस्टेंस कितना है? L/4, तो L/4 इंटू स्मॉल mg, और ये इसका भी डायरेक्शन क्या होगा? इनटू द नेगेटिव। प्लेन, तो माइनस L/4 इंटू स्मॉल mg, स्मॉल mg या n जो भी लिखो, और T2 के कारण ये डिस्टेंस कितना होगा? L/2, यस सर। L/2 क्रॉस T2, और ये पॉजिटिव होगा आउट ऑफ द प्लेन, तो प्लस L/2 क्रॉस T2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। सिंपल सा है यहाँ तक। यस सर। तो हमारे पास एक काम करो, सेकेंड वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और L L L कैंसिल आउट कर दो।
4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 2t1 माइनस mg प्लस 2t2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया t2 माइनस t1 इक्वल टू mg अपॉन 2। और t1 प्लस t2 इज कैपिटल M प्लस स्मॉल mg। सॉल्व फॉर t1 एंड t2 यहाँ से निकल जाएगा। सिंपल सा है। Yes, sir. ओके इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। No, sir. एक और इक्वेशन बताओ क्या आएगा क्वेश्चन। अच्छा ये जैसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और ये वर्टिकल वॉल है। यहाँ पर मैंने एक स्टेयर रखा, ये स्टेयर है। तो अगर मान लो ये दोनों स्मूथ होता तो क्या ये ऐसे रहता या नहीं रहता? स्लाइड करना। नहीं रहता। स्लाइड करके वो नीचे गिर जाता। लेकिन मान लो ये रफ है तो रह सकता था कि नहीं रह सकता था? रह सकता। रह सकता था। Yes. ठीक है। तो लेट्स से इसका मास m है, इसका लेंथ l है। पहले तो FBD बना दो, क्या क्या होगा। Find the minimum value of theta for which the rod can remain in equilibrium. FBD बन गया सबका?
हाँ चलो एफबीडी बनाने में हेल्प करो, क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, किसका एफबीडी बनाएंगे? रॉड। क्या क्या फोर्स लग रहा होगा इस पे? mg। चलो एक दो थोड़ा- normal। mg। थोड़ा ध्यान से चलो देखते हैं इसको। ये रॉड कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा। तो जो नॉर्मल होगा वो बस किस पॉइंट पे लग रहा होगा? इस वाले पॉइंट पे जो कांटेक्ट में होगा, और है ना? और इधर इस वाले पॉइंट पे किधर, किस डायरेक्शन क्या होगा नॉर्मल का? Perpendicular। perpendicular to the plane। परपेंडिकुलर टू द प्लेन। n1 n2 और कोई फोर्स? mg। capital mg। कैपिटल mg और कोई फोर्स? सर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किधर लगेगा? n1 के यहाँ पे। n1 के आगे, इस तरफ। आगे नहीं सर, आगे सर लग। ने मतलब फ्रंट साइड में आएगा, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में इस तरफ। हाँ ये क्यों? क्योंकि वो आगे की तरफ स्लाइड करेगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। सही है। और कोई रीजन? ये सही है, राइट हैंड साइड की तरफ, इधर लेफ्ट साइड स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। और कोई रीजन? सर ऊपर ऊपर एक फ्रिक्शन आएगा ना। ऊपर वाला वाल तो स्मूथ था ना, वो जो वर्टिकल वाल था वो तो स्मूथ था, नीचे वाला रफ था ना। N2 लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है और एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही फोर्स है, सो एग्जैक्टली उस एंटो को बैलेंस करने के लिए नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए, तो भी फ्रिक्शन इस साइड में लगेगा। जुलाई बैच तुम लोग को अभी होगा ये फ्रिक्शन का। अभी वैसे शायद हम लोग डिस्कस किया था फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम कितना है? एफ मैक्स, ये हमने डिस्कस किया था क्या? एफ मैक्स, यस सर। मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन। तो देखो यहाँ पर तुमसे क्या पूछा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब अभी जस्ट ये सिचुएशन क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इसके बाद क्या हो जाएगा? स्लाइड करेगा। तो जब जस्ट स्लाइड करने वाला है तो उस टाइम फ्रिक्शन क्या लगने वाला होगा? एफ मैक्स, तो मैं म्यू टाइम्स ऑफ कौन सा एन, n1 या n2? n1। n1 जो नॉर्मल, जिस पॉइंट पे जो नॉर्मल लग रहा है उसी का फ्रिक्शन होगा, म्यू टाइम्स ऑफ n1। अच्छा अब इक्वेशन क्या क्या लिखाएगा? इक्वेशन बता दो। mu n1 is equal to n2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस किए और तो तुम्हारे mj पास equal आ गया to n2 इक्वल टू म्यू n1। हाँ, और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस किए तो हमारे पास आ गया n1 इक्वल टू कैपिटल mg। और क्या करें? मुझे थीटा फाइंड करना था, तो इन दोनों से हम लोग लिख सकते हैं n2 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ mg। अब क्या करें? टॉर्क वाला इक्विलिब्रियम। टॉर्क वाला इक्विलिब्रियम किस पॉइंट के अबाउट करें? सर n1। n1 क्यों? यस सर n1। वहां यहाँ पे पर सर दो ज्यादा फोर्स मैक्सिमम फोर्स है। वहां पर दो फोर्स है, अगर मैं इसके अबाउट बैलेंस करूंगा तो मेरा दो फोर्स एक साथ जीरो हो जाएगा, है ना?
तो बता दो क्या आएगा इसके अबाउट इक्वेशन। mg into l/2। नहीं, दोनों के बीच में एंगल भी होगा ना इस बार। अगर तुम आर वेक्टर ये mg ले रहे cos हो, थीटा। mg cos theta। mg cos थीटा इंटू l/2, तो l/2 इंटू mg cos थीटा प्लस या माइनस, अगर अंदर की ओर माइनस ले रहे हैं तो ये माइनस होगा। हाँ और plus n2 sin theta l। प्लस l sin थीटा इंटू n2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास क्या है, इस पॉइंट के ओर बैठे हैं तो आर वेक्टर तो ये है l/2 वाला, लेकिन इन दोनों के बीच का एंगल जो है, ये एंगल कितना होगा 90 प्लस, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो ये होगा 90 प्लस थीटा। तो l/2 इंटू एम जी इंटू साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। और जब हम लोग आर वेक्टर ये ले रहे हैं n2 के लिए, तो इन दोनों के बीच का एंगल लाइए, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर आएगा साइन 180 माइनस साइन 180 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा। इस इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, यस ओके। तो हमारे पास देखो, अब हमारे पास क्या आया कि एक तो इक्वेशन है n2 इक्वल टू म्यू mg, यहाँ पे पुट कर दो, l कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया माइनस mg/2 cos थीटा प्लस म्यू mg साइन थीटा इक्वल टू 0। mg भी कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास बच गया म्यू टाइम्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई 2। ठीक है, और म्यू इज इक्वल, और हमें मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 म्यू। और यहाँ पर ये जो मेरा थीटा का मिनिमम वैल्यू होगा वो tan इनवर्स 1/2 म्यू हो जाएगा। सर। हाँ सर आपने वो सेकेंड इक्वेशन लिखने के बाद क्या किया? कौन सा सेकेंड इक्वेशन? एक मिनट रुक जाओ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, नहीं मतलब सर वो टॉर्क बैलेंस वाला। उसी को सिंपलीफाई किया, n2 की जगह पे मैंने म्यू mg पुट कर दिया, n2 इक्वल टू म्यू mg, और सिंपलीफाई कर दिया उसको। l कैंसिल आउट हो गया ना, इक्वल टू 0 है, तो l मेरा कैंसिल हाँ आउट यस हुआ। सर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या, हमारे पास tan थीटा इक्वल टू 1/2 म्यू। ठीक है, सिंपल सा है। यस। अब जो इसका जो हम लोग ये जो टॉर्क लिखे हैं ना, ये हम लोग थोड़ा मुश्किल से लिखे हैं। मैं तुमको एक शॉर्टकट बताता हूँ टॉर्क लिखने का। ये टॉर्क लिखने वाले में थोड़ा देर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा, तो एक काम करो, यहाँ पर हम लोग का लग रहा था कैपिटल mg, यहाँ पर हम लोग का लग रहा था n2। ठीक है, ये हम लोग का एक्सिस है, तो एक काम करो, यहाँ से ऐसे इसको बनाओ, यहाँ से इसको ऐसे बनाओ, और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, mg का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को मैं आगे ले गया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ mg,
अब तुम क्या करो, यहां से ये डिस्टेंस फाइंड करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये एंगल थीटा था, ये लेंथ था l/2, है ना। तो ये लेंथ क्या होगा, l/2 cos थीटा। अब देखो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो mg इंटू l/2 cos थीटा सीधा आ जाएगा। और n1 वाले में फाइंड करो तो ये लेंथ क्या आ जाएगा, ये टोटल लेंथ l है, ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो ये लेंथ क्या आ जाएगा, l sin थीटा। तो n2 इंटू l sin थीटा। ये काम करना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा कंपेयर टू 90 माइनस थीटा एंड 180 माइनस थीटा। ये काम करना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। ये फील आया क्या मैंने क्या किया। हाँ सर। बस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को सीधा लाओ, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो। अब पहले से ही 90 डिग्री एंगल बन गया, तो डायरेक्टली r क्रॉस f में मेरा sin 90 आएगा वहां पे, और अपना अपना काम सिंपल हो जाएगा। सो मतलब परपेंडिकुलर करवाना है। हाँ परपेंडिकुलर करना है तुमको, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर ले जाओ और फिर उसके बता के देखो क्या हो रहा है। वो डिस्टेंस निकाल लो, वो एंगल 90 डिग्री हो गया, तो sin 90 का तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है ना। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। नो सर। ठीक है, एक छोटा सा चीज देखते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम नहीं, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारे पास 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम मान लो ऐसा सीन है, ठीक है, एक बाउल है इस तरह से रखा हुआ है, तो अगर तुम यहाँ पर एक बॉल को रख दो और उसको इधर मूव कराओ तो क्या होगा, वो वापस अपने पोजीशन पे आएगा। यस सर। सिमिलरली इधर मूव कराओ तो भी वो वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके पास, इसमें अपना टेंडेंसी है कि वापस अपने पोजीशन पे आने का। वही अगर मेरा इस टाइप का सिचुएशन हो और मैं यहाँ पे रखा हूँ तो क्या होगा, अगर मैं इधर मूव कराऊंगा हल्का सा भी डिस्टर्ब करो तो क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा। या फिर इधर मूव कराओ तो हल्का सा भी, तो ये क्या होगा, ये इधर गिर जाएगा नीचे। तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। भैया 957 तो तुम्हारा नंबर है। और अगर यही चीज मेरा ऐसा रहा, ऐसा फ्लैट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरे डिटेल्स में देखेंगे कि फोर्स पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन आ रहा है, कैसे वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। तुम लोग का काम क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल अनस्टेबल वाला छोड़ के बाकी तुम ये सेक्शन 4.13 के पहले तक पूरा सॉल्व करना है, मतलब पूरा रीड करना है तुम लोग को, और जो क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कर लो। ओके, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. टॉर्क लिखने आया सबको, या किसी को अभी दिक्कत है टॉर्क में, हैंड रेज करना। टॉर्क लिखने आया या नहीं आया? जिसको भी टॉर्क में अभी दिक्कत हो रहा है हैंड रेज करो या फिर अनम्यूट करना। नहीं, ओके। तो टॉर्क में जो तुम्हारे पहले पिछले वाले क्लास में मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट था, वहां से आर वेक्टर तुमको पता था, एफ पता था,
हर बार हम लोग का वो नहीं होगा, हमें एक्सिस अपने मन से डिफाइन करना होगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम लोग कहीं पे भी एक्सिस ले सकते थे, बट यही है कि अपना काम उस एक्सिस के बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, वैसे सोचो कि अगर कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में है, मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम में होगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0, नेट फोर्स 0, हाँ या ना? हाँ Yes, sir. हाँ, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी भी पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क बैलेंस करेंगे, वो 0 होना चाहिए, राइट? ठीक है, एक बार सेंटर ऑफ मास के पहले तक पूरा रीड करना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये खत्म करेंगे, सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके Okay, sir. ओके, चलो बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir. ओके आर्यन, जुलाई बैच में यार अपना जस्ट स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा हुआ है बस। नेट फोर्स बैलेंस किए थे ना हमने, कि ऊपर की ओर जितना फोर्स है उतना ही नीचे की ओर फोर्स होगा, ये हमने बैलेंस किया था एक बार। तो बस उतना ही हमने डिस्कस किया, उससे ज्यादा अभी डिस्कस नहीं किया, वो करेंगे। ओके चलो बाय बाय। Bye, sir.